हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अब लोकसभा से पास हो गया है बाय हिस्टोरिक 454 वोट्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा से तो ये ऑलरेडी पास हो गया था 2008 में। सो इट विल बिकम 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के सहमत के बाद ये 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। और इस रिजर्वेशन बिल से 1/3 का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, इन लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है गाइज, प्रेजेंटली यदि हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन मोर और लेस कम ही है। 15% है इन लोकसभा एंड 13% है राज्यसभा में। एंड आल्सो एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी, इंडिया रैंक इज 144 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। किसमें? इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। और यदि हम स्टेट असेंबलीज की बात करें तो नेशनल एवरेज वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज में 10% है। वुमेन एमएलएज का मतलब स्टेट असेंबलीज में वुमेन केवल 10% है, जो कि बहुत कम है देखा जाए तो। बैकग्राउंड या हिस्ट्री की बात करें इस वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल के बारे में, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, तो हम देखते हैं 1955 में गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की थी जिस कमेटी ने 10% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। ठीक है, इन लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज, जो कि नहीं हो पाया। एंड टिल 1980 नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और कुछ समय बाद नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स इन 1988 ने इसने रिकमेंड किया था 30% वुमेन्स का रिजर्वेशन इन ऑल द इलेक्टेड बॉडीज, मीन्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स रिकमेंडेशन, ये बेसिस बन गया किसके लिए? फॉर हिस्टोरिक एनेक्टमेंट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो है क्या, जो बेसिकली है, जैसा कि हम जानते हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1993 में पास हुआ था, इसने प्रोवाइड किया 1/3 सीट्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मीन्स ग्राम पंचायत के चुनाव में। ठीक है, और इससे अच्छी और भी एक बात है कि कुछ स्टेट्स में जैसे केरला हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन्होंने इस रिजर्वेशन को 50% कर दिया वुमेन्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसने ग्राउंड लेवल में वुमेन को काफ़ी एम्पावर भी किया है। और हिस्ट्री में यदि हम देखें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये फेल हो गया था। एज 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके गाइज, सो कोई एक्शन नहीं लिया गया इसमें। देन अगेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 एंड देन इन 1999, 2002 एंड 2003 अगेन इट वाज अटल जी गवर्नमेंट, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो पाया कंसेंसस ना हो पाने की वजह से। देन इन 2008 इन मनमोहन लेड गवर्नमेंट इट वाज पास्ड इन दी राज्यसभा, लेकिन यह डिफीट हो गया इन लोकसभा। एंड देन नाउ इट वाज 2023 दैट इट वाज पास्ड इन लोकसभा। अब यदि हम देखें आर्गूमेंट्स किसके फेवर में कौन कौन से हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के, तो पहला आर्गूमेंट है
कि बाय वुमेन रिजर्वेशन इट विल इंश्योर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, एंड इंश्योर देयर से इन मेकिंग ऑफ लॉज कंसर्न टू देम। मतलब कोई भी यदि लॉ पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में बनेगा जो वुमेन के लिए कंसर्निंग होगा, ठीक है, लॉ एंड सरकार की पॉलिसीज में, तो उसमें वुमेन भी अपना वोटिंग राइट्स रख पाएंगी, वो भी डिस्कस कर पाएंगी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में कि उसमें क्या सुधार होना चाहिए, लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो अब जब उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा, उनका रिजर्वेशन 1/3 होगा, तो वो भी स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में जा पाएंगी, तो वो अपनी बातों को कह पाएंगी। तो इस दृष्टि से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल अच्छा है। फिर यदि हम देखें कि इट विल आल्सो बी हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट द अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज इनइक्वालिटी दे फेस एट वेरियस लेवल, ठीक है। और इसके साथ ही इट विल बी हेल्पफुल, कौन, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, इट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द SDG सस्टेनेबल गोल। सस्टेनेबल गोल में जैसे गोल नंबर 5 है, ये क्या कहता है, ये कहता है टू इंश्योर टू एबोलिश द जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। और कोफी अन्नान के शब्दों में हम देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट का कितना बेनिफिट है। उन्होंने कहा था कि इफ़ वी एम्पावर ए वुमेन, यहाँ पे मैन है, इसको वुमेन कर लीजिएगा, इफ़ वी एम्पावर वुमेन देन वी एम्पावर ए कम्युनिटी। कैसे, यदि हम वुमेन को एम्पावर करते हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो वे अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, फैमिली प्लानिंग में डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, उससे वो लड़ पाएंगी। जो वुमेन के प्रति प्रेजुडिस या क्या बोलते हैं, पूर्वानुमान रखते हैं, ठीक है, उनके प्रति अच्छी धारणा नहीं रखते हैं, तो जब वो पॉलिटिकली एम्पावर होंगे तो खुद डिसीजन ले पाएंगी। तो इस दृष्टि से ये अच्छा है। इसके बाद यदि हम देखें कि इसका और क्या बेनिफिट है, तो इट विल इंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द फंक्शनल डेमोक्रेसी, ठीक है। कैसे, क्योंकि यह इंश्योर करेगा कि वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका चुनाव हो सके पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में पहुंच सके और देखें कि कैसे लाभ बन रहे हैं, उनके हितों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो इससे एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है कि दिस बिल और दिस एक्ट विल इंस्पायर देम, किसे, वुमेन्स को, टू वर्क इन क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव, ठीक है, एंड मोर बेटर सोसाइटी। ओके गाइज। और यदि हम ये देखें कि कौन कौन से आर्गूमेंट है जो इसके अगेंस्ट में है, तो उसमें पहला है कि ये जो रिजर्वेशन बिल लाया गया है, इट विल बेनिफिट ओनली प्रिविलेज्ड वुमेन। किन्हें, जो SC और STs में जो जिनके पास मनी और मसल्स पावर हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो जो संपन्न होंगी, जो वुमेन SC ST कम्युनिटी संपन्न होंगी, तो वो टिकट वितरण में, पार्टीज में अपना प्रभाव रखेंगी, वो चाहेंगी कि उनको टिकट मिले, तो इससे वही आ पाएंगी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। जबकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ SC ST के जो पुअर वुमेन हैं, वो इतना फाइनेंशियली सशक्त नहीं होंगे, तो उनके लिए चांसेस कम रहेंगे कि वो लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में आ पाएँ। तो ये आर्गुमेंट है, ये कहा जा रहा है। अब कितनी क्या सत्यता है तो आगे चल के पता चलेगा। फिर इसके बाद है कि दिस आइडिया रन्स काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पे एक और आर्टिकल लिख लीजिएगा, आर्टिकल 15, जो कहता है प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ,
तो उसके ये अगेंस्ट है, क्योंकि वोमेन का रिजर्वेशन सेक्स के बेसिस पे दिया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है लोग आर्गू कर रहे हैं कि द रिजर्वेशन में लीड टू प्रॉक्सी कल्चर। अब प्रॉक्सी कल्चर का मतलब क्या है? प्रॉक्सी कल्चर का मतलब ये है कि वोमेन्स तो चुन के आएंगी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, लेकिन जो वोमेन कैपेबल नहीं है ज़्यादा, उनके हस्बैंड, उनके पति, वो उनके पावर का यूज करेंगी। ठीक है, जैसा कि हम कुछ एक जगहों में देखते हैं पंचायती राज सिस्टम में कि उनको प्रधान पति के नाम से जाना जाता है। वो हस्बैंड वही देखते हैं, मैनेज करते हैं हर चीज़ को ग्राम पंचायत के लेवल पे। तो कहीं ये प्रॉक्सी कल्चर को डेवलप ना करे, तो इसके लिए भी ये देखने वाली बात होगी। फिर इसके बाद है कि वोमेन आर नॉट होमोजीनियस कम्युनिटी। एक आर्गूमेंट ये भी है वोमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट कि वोमेन कम्युनिटी बेसिकली होमोजीनियस नहीं है, लाइक कास्ट ग्रुप। ठीक है, देयरफॉर द सेम आर्गूमेंट मेड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि SC/ST कम्युनिटी को दिया जा रहा है, इट कैन नॉट बी मेड फॉर वोमेन। ये वोमेन के लिए नहीं कहा जा सकता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट डाउन कर लीजिए, क्रिटिसिज्म भी है यहाँ पे। क्रिटिसिज्म ये है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस रिजर्वेशन बिल को लेके बोल रही हैं कि इसमें रिजर्वेशन OBC कम्युनिटी को नहीं दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो प्रावधान है अंडर आर्टिकल 330 एंड 332, वो बेसिकली SC और ST को लिए लेकर के है। ठीक है, SC और ST के लिए लेकर के देखिए कि अंडर आर्टिकल 330 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को इन लोकसभा। ठीक है, किनको? SC/ST को लोकसभा में, और स्टेट असेंबलीज में आर्टिकल 332 के तहत दिया गया है। लेकिन OBC के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इस बिल में भी, जो कि अब एक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, क्योंकि लोकसभा में पास हो गया है, इसमें भी OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। मतलब OBC की वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं है इस बिल में। तो ये भी कुछ क्रिटिसिज्म है कि लोग बोल रहे हैं कि वुमेन जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी, तो उनके लिए भी प्रावधान इसमें रखना चाहिए। ठीक है, बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है। पास तो अब हो ही गया है ये लोकसभा से। तो अब इसके कुछ की प्रोविज़न देखते हैं। तो की प्रोविज़न ये है कि 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन स्टेट असेंबलीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द SC एंड ST शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन ऑफ दीज ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि अभी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व हैं SC/ST के लिए, जो कि अभी प्रेजेंट में 131 हैं, इनमें से 84 SCs के लिए हैं और 47 STs के लिए हैं। यहाँ पे SC है, इसको ST कर लीजिएगा। इसमें से अभी प्रेजेंट में 20 वुमेन ही है केवल लोकसभा में। ठीक है, तो अब इस रिजर्वेशन बिल के तहत अब इसकी 1/3 सीट्स, मतलब 131 की 1/3 सीट्स अब वुमेन्स के लिए रिजर्व हो जाएंगी SC/ST कम्युनिटी से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि द रिजर्व सीट्स में बी अलॉटेड। मतलब ये जो की प्रोविजंस ऑफ बिल में है, इसका जो की प्रोविज़न एक ये है कि जो अलॉटेड सीट्स है वो बाई रोटेशन अगले नेक्स्ट के इलेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि अभी जब भी इलेक्शन होगा और वुमेन रिजर्व सीट से चुनी जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि 24 में तो अभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2024 के इलेक्शन के बाद, जो कि जनरल इलेक्शन के बाद, जब डिलिमिटेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट करेगी सरकार, तो उसके बाद उनको सीट रिजर्व की जाएगी वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो अगला जब लोकसभा चुनाव होगा, मान लीजिए 2029 में होगा, तो यदि मान लीजिए कि किसी एक सीट में, जैसे सीतापुर सीट से कोई वुमेन को वो सीट रिजर्व की गई, ठीक है, सीतापुर सीट से, तो
अब जब 2029 के बाद जब अगला इलेक्शन होगा 2034 में, तो ये जो सीतापुर की सीट जो वोमेंस के लिए अलॉट थी, अब ये हो सकता है कि ये रोटेशन बेसिस में ये कौशाम्बी में अलॉट हो जाए वोमेंस के लिए, जो SC/ST के लिए सीतापुर ना हो। तो इससे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि ऐसा होगा तो जो डेवलपमेंट वर्क जो चल रहा होगा, तो चूँकि अब ये सीट वुमेंस के लिए रिजर्व नहीं है, अगले इलेक्शन में वहाँ पे दूसरा कोई मेल कैंडिडेट चुन के आता है, ठीक है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क रुक सकता है, ठीक है। तो ये भी एक आर्गूमेंट है, आप इसको उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी एक आर्गूमेंट है कि ये सही नहीं होगा कि रोटेशन बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक प्रोविज़न में एक ये है कि ये जो रिजर्वेशन है इट विल एग्जिस्ट फॉर 15 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब से ये रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन जब से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके 15 साल तक ही ये एप्लीकेशन में रहेगा, एंड आफ्टर 15 ईयर इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। अब यदि हम देखें कि कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स की, मतलब और विश्व में कहाँ पे किसने वुमेन्स को कितना क्या रिजर्वेशन दिया है, तो यदि उसमें देखें ग्लोबल एग्जांपल में, तो देखें कि नॉर्वे ने, जो कि नॉर्डिक कंट्री है, इसने 2003 में 40% सीट्स रिजर्व की थी, किसमें, कारपोरेट बोर्ड में, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। और रवांडा, जो कि ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, और इसने जीनोसाइड जैसे एक कहर को या स्कार को झेला है, लेकिन अब इसमें देखा गया है कि वुमेन लीडरशिप आ गई है, और एट प्रेजेंट में रवांडा की पार्लियामेंट में 61.25% MPs हैं वुमेन MPs, जो कि बहुत ही इनकरेजिंग और बहुत ही अच्छा है, देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी वहाँ की सरकार भी चल रही है, लोग वहाँ खुश हैं, वहाँ के लोकल पीपल्स। और यदि हम देखें कि अराउंड दी वर्ल्ड वुमेन लीडर्स ने आल्सो मतलब बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है मेल काउंटर पार्ट्स को, ठीक है गाइज। और यदि हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए वो कैसे मेजर करते हैं, उन्होंने कहा कि वो मेजर करते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी कैन बी मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया और प्रोग्रेस वो मेजर करते हैं कि उस कम्युनिटी की वुमेन ने कितनी एम्पावर हुई हैं, ठीक है गाइज। तो ये है, अब देखते हैं कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल से इम्प्लीमेंट होने से कितना क्या होता है फ़ायदा वुमेन्स को, ठीक है। एंड होप फॉर द बेस्ट की बहुत अच्छा हो, और वो पार्लियामेंट में और लोकसभा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुँचें, और जो वुमेन्स के ख़िलाफ़ जो क्राइम होते हैं, जो देखते हैं एसिड अटैक है, रेप है, टीजिंग है, इससे जो वुमेन्स के अगेंस्ट दिन दिन केसेस बढ़ रहे हैं वो कम हों, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू गाइज, ये हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए आज का डिस्कशन था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।